और उस कालखंड में, क्योंकि आज जब हम महाभारत की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए यह सब एक कपोल कल्पना हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक जिज्ञासु तो बड़ी श्रद्धा के साथ महर्षि वेदव्यास को सम्मान भी देता है। उनकी जन्म तिथि को व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में आयोजित करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करता है। महर्षि वेदव्यास ने एक बात कही थी, उस समय की त्रासदीपूर्ण स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं दोनों बाहें उठा करके चिल्लाते हुए कह रहा हूं कि सभी लोग धर्म के पथ का अनुसरण करो। धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और महर्षि वेदव्यास की जो पीड़ा थी कि लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं, उनकी जो एक पीड़ा थी वास्तव में उस कालखंड में सुनी होती तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके उपरांत भले ही काफी, क्योंकि पतन को एक लंबी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ा करके गर्त तक पहुंचाने में समय लगा होगा, जब इस देश को घोर गुलामी की यातना को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था और अपने ही आध्यात्मिक और अपने ही धार्मिक विरासत के साथ अपमान का सामना करना पड़ा था। अगर महर्षि वेदव्यास की बात को उस समय सुना होता तो संभवतः हमें अपने आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा, अपनी विरासत को इस प्रकार से अपमानित होते हुए मध्यकाल में हम लोग नहीं देखे होते। यह विदृश्य हमारे सामने नहीं होते। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत को अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति हो रही है, अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, याद करिए 2014 के पहले काशी की पहचान क्या थी। ये सच है, काशी हजारों वर्षों से भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। हमने उसे ज्ञान की स्थली के रूप में पूजा है, एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र के रूप में उसे मान्यता दी। लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां जाता था, कोई श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ जाता था, तो वह उत्साहित कम, उसमें आशा का संचार कम, बल्कि निराशा ज्यादा देखने को मिलती थी। अयोध्या आता था, दोबारा आने का नाम नहीं लेता था। प्रयागराज कुंभ में कोई एक बार आ गया तो फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेता था। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पे जाता था तो अपना, बहुत सारे लोग अपना श्राद्ध कर्म करके जाते थे कि पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। ये व्यवस्था बना दी थी उन लोगों ने जो लोग आज कुंभ की इस व्यवस्था पर, कुंभ की परंपरा पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। याद करना 2013 में प्रयागराज कुंभ था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे। मॉरिशस एक देश ऐसा है जो एक मिनी इंडिया है और वहां की बहुतायत जो जनसंख्या है वह भारत पर और भारत की संस्कृति पर, भारत की सनातन संस्कृति पर गौरव की अनुभूति भी करता है। उन्होंने वहां पे एक गंगा तालाब बनाया है। जो लोग
भारत नहीं आ सकते, वे वहीं पे स्नान करके मां गंगा की आराधना करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आए, लेकिन जब संगम के तट पर गए, उन्होंने वहां गंदगी देखी, कीचड़ देखा, तो उन्होंने कहा क्या यही गंगा है? उनके आंखों में आंसू थे। इतनी दुर्गति, इतनी दयनीय स्थिति, वे पीछे हट गए, स्नान नहीं किया, आचमन नहीं किया, वापस चले गए। उन्नीस 1916 में, आज से ठीक 108 वर्ष पहले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे काशी में। काशी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम समारोह में राष्ट्रपिता भी आमंत्रित थे। भगवान विश्वनाथ के मंदिर को दर्शन करने की उनकी इच्छा हुई, वे गए। उन्होंने वहां की गंदगी, संकरी गलियों को देखा और बाद में एक टिप्पणी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि अगर कभी किसी दूसरे लोक का मनुष्य भूल करके यहां गिर गया तो उसको अनुभव होगा कि मैं किसी नरक में आया हूं। अनुमान करिए 108 वर्ष पहले। अयोध्या के बारे में तो बोलना क्या है, अयोध्या तो आपके सामने। जो कुछ भी देखने को मिल रहा है पिछले 7-8 वर्षों के अंदर जो कुछ अयोध्या में हुआ है, वो आज आपके सामने, सभी के सामने है। वही काशी है जिस काशी में पूरे वर्ष भर 50 लाख श्रद्धालु बामुश्किल आते थे। अकेले 24 में 16 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। मेरे सामने एक आंकड़ा है अयोध्या का। मैं अयोध्या में 2016 में 2,83,000 घरेलू श्रद्धालु यानी घरेलू तीर्थयात्री आते थे और 1200 के आसपास विदेशी पर्यटक आते थे। इनमें भी ज्यादातर पत्रकार रहे होंगे। और 2024 में यानी जनवरी से सितंबर तक के आंकड़े जो बता रहा हूं मैं भी, यह सितंबर तक 13 करोड़ 55 लाख क्रॉस कर गया था। यानी अगर मैं दिसंबर तक की चर्चा करूं तो यह संख्या बढ़ करके एवरेज डाउन सीजन में 1 लाख और जब पीक में होता है तो 35 लाख तक की संख्या पहुंचती है पर डे। एक दिन की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या भी इस दौरान आए। अब लोग सामान्य रूप से कहेंगे कि इन श्रद्धालुओं के यहां आने से इससे क्या होने वाला है। याद रखना, एक श्रद्धालु जब उत्तर प्रदेश में आता है, और देसी हो विदेशी हो, और बस से आता होगा, ट्रेन से आता होगा, एरोप्लेन से आता होगा, किसी रेस्टोरेंट में, किसी धर्मशाला में, किसी होटल में रहता होगा, किसी टेंट सिटी में रहता होगा, कुछ खरीदता भी होगा, कुछ अन्य तरीके से भी योगदान देता होगा। एवरेज में मानो कि एक यात्री उत्तर प्रदेश आगमन पर 5,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो एवरेज मान करके चल लीजिए कि अकेले काशी
इकोनॉमिक ग्रोथ में 80,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष वृद्धि कर रहा है। अयोध्या भी इतनी वृद्धि कर रहा है। तो अगर सरकार उसी रिटर्न में 5,000 करोड़ रुपए वहां लगा रही है तो क्या बुरा कर रही है? प्रयागराज कुंभ का कुल खर्चा हमारा है 5,000 करोड़। अभी हमने प्रधानमंत्री जी से जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास 13 दिसंबर को कराया था वो कुल 5,000 करोड़ रुपए से थे। ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार की मिला करके थे। मैं मान के चलता हूं कि 40 करोड़ श्रद्धालु आज आएंगे और यही एवरेज लगाऊंगा 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। अगर इसमें से 5,000 करोड़ रुपए प्रयागराज की कायाकल्प में लगते हैं तो सिटी डेवलपमेंट का जो मॉडल हम दे सकते हैं, मुझे लगता है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है, न कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। वे लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत के साथ जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं की विरासत के साथ जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं। उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको कुंभ का आयोजन अच्छा नहीं लगता, उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको काशी की कायाकल्प अच्छी नहीं लगती, मथुरा वृंदावन का सौंदर्य उन्हें जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे और अन्य मुद्दों के आधार पर बांट करके फिर उससे रोटी सेंकने का काम करेंगे। उन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक अद्भुत क्षण है हम सबके लिए, यह अद्भुत क्षण महाकुंभ का, और इसके लिए हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यद्यपि आयोजन पूज्य संतों का है, भक्तों का है, लेकिन सरकार के नाते भी हमारी भी कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है। उस आस्था को अगर आधुनिकता के साथ जोड़ करके श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रयागराज का महाकुंभ एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिकता का एक मॉडल होगा। आस्था और आधुनिकता का एक नया समागम भी होगा। 10,000 एकड़ भूभाग में हम लोग कुंभ को विस्तार दे रहे हैं और व्यवस्थाएं एकदम पूरी
मुस्तैद तरीके से वहां संपन्न हो रही है और कल उसको फाइनल टच देने के लिए मैं अपने विजिट के लिए फिर प्रयागराज पहुंचूंगा। अनुमान कर लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी सिटी बसेगी वहां पे, जहां पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ संत और भक्त एट ए टाइम वहां पे मौजूद रहेंगे, हर समय वहां मौजूद रहेंगे। और जो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगी, जो बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु होंगे, संतगण होंगे, वह करोड़ों में होंगे। मौनी अमावस्या के दिन मेरा अनुमान है 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे और पूरी व्यवस्था है, पूरी तैयारी है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से स्नान प्रारंभ होगा, बल्कि रात्रि 12 बजे से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और मान के चलिए कि इतना विस्तार दिया गया है, जिसके बारे में प्रवीण जी ने अपनी प्रारंभिक प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख भी किया कि कैसे कुंभ के पूरी व्यवस्था को बनाने में आपने देखा होगा, जो इस समय क्लाइमेट चेंज का एक प्रभाव है, जो सर्दी शीतलहरी इस समय हम देख रहे हैं। खैर जनवरी फर्स्ट वीक में तो रहता ही है, लेकिन ये अक्सर ये आज से कुछ वर्ष पूर्व इस शीतलहरी के दर्शन हम लोगों को 15 दिसंबर से और लगभग 7, 8, 10 जनवरी के बीच में ही देखने को मिलता था। बरसात के समय भी यही होता था। जुलाई और अगस्त के समय ही बरसात आती थी, बाढ़ आती थी, और हम मान के चलते थे कि बहुत होगा तो 15 सितंबर तक। लेकिन गत वर्ष हम लोगों ने देखा 2023 में कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी अक्टूबर में। बरसात का सीजन सितंबर से प्रारंभ होता था, हुआ गत वर्ष भी और इस वर्ष भी, और ये मध्य अक्टूबर तक चलता रहा। यानी इतना लंबा समय तो हमें कुंभ के लिए तैयारी के लिए, क्योंकि कुंभ का पूरा आयोजन मां गंगा के ही पावन तट पर आयोजित होता है। और प्रयागराज में यह मान्यता है कि मां गंगा एक बार वहां पर अपने परम भक्त बजरंगबली का अभिषेक करने के लिए जरूर आती है। तो बड़े हनुमान जी मंदिर में एक बार गंगा जी जरूर आएगी, और जब ये आयोजन वहां पर संपन्न होता है तब ये मान लिया जाता है कि बरसात समाप्त होने जा रही है, समापन की ओर है। और यही 15 अक्टूबर तक तो वहां ये चलता रहा। 15 अक्टूबर के बाद जब पानी रिसीड किया, धीरे धीरे करके नीचे गया, फिर हमारी तैयारियां प्रारंभ हुई। पूरे मेला क्षेत्र को हमें व्यवस्थित रूप से समतल करना होता है, अलग अलग सेक्टर में उसे फिर विभाजित करना होता है। फिर वहां पे पेंटोन ब्रिज बनाए जाते हैं, चेकर्ड प्लेट बिछाई जाती है। और इस बार भी वही व्यवस्था, 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में 25 सेक्टर में पूरे कुंभ की व्यवस्था को वहां पर समाहित करने का प्रयास हुआ है। स्वच्छ कुंभ हो और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो, कोई भी, चाहे वह सिवर का हो, सिटी का हो या कहीं का भी हो, कुछ भी नहीं जाएगा। कोई भी ड्रेनेज गंगा जी में नहीं जाएगा, यमुना जी में नहीं जाएगा। उसमें एसटीपी भी काम कर रही है, और जीरो ट्यूब को बायोरेमेडिएशन पद्धति से भी हम लोगों ने शुद्ध करते हुए कहीं भी एक भी बूंद नहीं जल में नदी में नहीं जाएगा। लेकिन साथ साथ शौचालय, 2019 के पहले जो शौचालय कुंभ में बनते थे, उस बालू में ही शौचालय के कमोड को ऐसे रख दिया जाता था, वो पानी वही रिसीट करता था और फिर वही नदी में बहता था। लेकिन
19 में ये व्यवस्था की गई, 0 लिक्विड डिस्चार्ज होगा। और आप देखते होंगे कहीं मक्खी भी नहीं भिनभिनाती, कोई कागज का टुकड़ा भी कहीं नहीं दिखने को मिलेगा। स्वच्छता का एक नया मानक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1.5 लाख शौचालय ऐसे बनाए जा रहे हैं। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी वहां के शौचालयों की स्वच्छता का अवलोकन कर सकते हैं। डिजिटल टूरिस्ट मैप में प्रत्येक सेक्टर को भी उसके साथ जोड़ा गया है। सुरक्षा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया है। जहां 10,000 एकड़ लैंड में हम लोगों ने केवल कुंभ मेले को विस्तार दिया है, वहीं लगभग मान के चलिए कि 5,000 एकड़ लैंड अतिरिक्त हम लोगों ने संगम तट से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही पार्किंग की भी व्यवस्था की है, किसी भी श्रद्धालु को आने में समस्या न हो, लंबी दूरी न तय करना पड़े, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। वहां से शटल बसेस की व्यवस्था, ई रिक्शा की व्यवस्था और भी बैटरी चालित कार भी उनके लिए उपलब्ध करवाई गई है। 8,000 से अधिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कहीं भी कोई समस्या न होने पाए। यह एक व्यवस्था वहां पर उन लोगों के लिए की जा रही है। श्रद्धालुओं को संगम नोच को एक विस्तार दिया गया है, जो कंजेशन था उसको बहुत विस्तार दिया गया है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं देश और दुनिया जाने को उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से 2019 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता मिली है। और इस बार पहली बार श्रद्धालु जनों को जो देखने को मिलेगा वह अद्भुत होगा। खासतौर पर अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, यानी लोग पहले से सुनते रहे होंगे अपने पूर्वजों से कि प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम है। गंगा यमुना नदी दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती कूप के दर्शन होंगे और वहां से कोई जल लेना चाहेगा तो जल भी प्राप्त होगा। ये भी व्यवस्था की गई है। पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि पहली बार यानी हर वर्ष मां गंगा एक बार हनुमान जी का अभिषेक करते हुए जाती है। महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर और भगवान राम और निषाद राज का मिलन का जो स्थल है श्रृंगवेरपुर, वहां पर भी भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ मिलेगा। पूज्य स्वामी जी यहां बैठे हैं। परमार्थ निकेतन ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 4 धाम देश के और 4 धाम उत्तराखंड के भी वहां पर त्रिवेणी पुष्प को उस रूप में भव्य रूप दिया है। उनकी रेप्लिका वहां पर स्थापित की गई है। नगर निगम प्रयागराज ने 12 ज्योतिर्लिंग को वहां पे उसके रेप्लिका के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसके भी लोग दर्शन कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सब इतना कुछ क्यों दे दिया जा रहा है, लेकिन ये आवश्यक है। जिन लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचेगी, उनकी दृष्टि को हम वहां पहुंचवाएंगे। भले ही वे नेगेटिव लिखे, कुछ तो लिख रहे हैं ना भाई। समझ में सीधे नहीं आएगा, उल्टे तरीके से आएगा। वे मरा मरा बोलो तो राम आएगा ही आएगा। तो हर तरीके से उसे
बताने के लिए, यार नेगेटिव ही लिख लो लेकिन लिखो तो कि कुछ हो रहा है, लोग समझें तो कुछ हो रहा है। और यह वहां पे यह कार्यक्रम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैंने कहा जो सिटी डेवलपमेंट का जो सस्टेनेबल प्लान बनना चाहिए। आप मुझे बताओ ना, प्रयागराज में इतनी प्राचीन सिटी, वैदिक कालखंड से, उससे भी प्राचीन, भगवान राम जब वनवास के लिए जाते हैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं, महर्षि भारद्वाज उन्हें रास्ता बताते हैं, तो इस बार जाओ लालापुर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि से पूछो आगे का रास्ता। भगवान राम जब लंका से वापस आते हैं फिर महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए आते हैं। हजारों वर्षों की इस विरासत को हमने भुला दिया। प्रयागराज हमारा कब से नहीं भारत को नेतृत्व दे रहा है, क्या नहीं दिया प्रयागराज ने। भारत की आध्यात्मिक परंपरा का नेतृत्व तो दिया ही, देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन आजादी के बाद भी प्रयागराज उपेक्षित था। प्रयागराज से लोगों की विरासत आगे बढ़ी, राजनीति के शिखर तक पहुंची, लेकिन प्रयागराज उपेक्षित रहा। और प्रयागराज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान किसी ने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ही अब यह संभव हो पाया 2019 में। और 2025 के महाकुंभ के बहाने आज प्रयागराज में आप देख सकते हैं, इस वर्ष अकेले 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने उनका डेवलपमेंट किया है। सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को फुल लेन में। अंडरपास थे जो सिंगल थे उनको डबल कर दिया गया। फ्लाईओवर थे, 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। भारत की आध्यात्मिक विरासत पर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके। जो एक बार आए वह बार बार आए और अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करके एक नई प्रेरणा लेकर के जाए, एक नई ऊर्जा लेकर के जाए। क्योंकि कुंभ का उद्देश्य ही यही है, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हर भारतवासी में हो, जिससे वो अपने देश के बारे में सोच सके, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सके। और इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के इस पूरे आयोजन को पूज्य संतों के सानिध्य में, भक्तों की सुविधा के लिए सुलभ बनाने का कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा और अपनी आस्था और आधुनिकता के एक नए समागम के रूप में वैश्विक पटल पर अपनी एक नई छाप छोड़ेगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, विश्वास करता हूं